गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पेपर है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये पेपर थर्ड है, इसमें है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में है आपके फोसिल्स यानी जीवाश्म। सबसे पहले इस यूनिट में जीवाश्म होता क्या है, जीवाश्म का अर्थ क्या होता है। जीवाश्म का अर्थ होता है खोदना यानी खोदकर निकालना। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है, फोसिल्स का अर्थ क्या होता है, खोदना। डॉक्टर बीरबल साहनी ने बताया कि जो पृथ्वी होती है उसके अंदर जो भूगर्भ होता है उसके अंदर कोई भी मेटेरियल है, अगर वो लाखों करोड़ों साल तक मिलता है, खोदकर अपन उसको निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फोसिल्स। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग परिभाषा दी। फोसिल्स ये होता है, फोसिल्स वहाँ से निकाला जाता है। फोसिल्स कोई प्लांट्स और एनिमल्स के ही पार्ट होते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि जो फोसिल्स होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। फोसिल्स कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे है अश्मिभूताश्म है, मम्मीकृत है, कोलबोल है, अंबर जीवाश्म है। यानी टोटल मिला के 8 प्रकार के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। यानी 8 प्रकार के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। अपन यहाँ पर एक जीवाश्म की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, मोस्टली प्लांट्स होते हैं किसके रूप में, फोसिल्स के रूप में। यानी अपन बात करते हैं कि फोसिल्स जैसे कोई प्लांट्स हैं, 2 चट्टानों के बीच में या 2 बड़े बड़े पत्थरों के बीच में दब जाता है और दबने के बाद उस पत्थर के ऊपर उसकी परछाई, अपन कह सकते हैं उसकी जो छाप है वो रह जाती है। और उस छाप को अपन किसी प्लांट से मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर पहचान करते हैं तो उसको कह सकते हैं कि ये उस प्लांट्स का फोसिल्स है या उस प्लांट्स की छाप है। तो वो सब किस में अध्ययन किया जाता है, फोसिल्स के अध्ययन किया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अश्मिभूताश्म प्लांट्स का नाम है संपीड़न। जैसे यहाँ पर इसकी बात करते हैं किसकी प्रकार है, इसमें संपीड़न जीवाश्म, अश्मिभूताश्म, मम्मीकृत, अंबर जीवाश्म, कोलबोल। यानी टोटल मिला के 8 प्रकार के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो अपन एक जीवाश्म की बात करते हैं, जैसे कि ये क्या है, कोई लीफ है किसी प्लांट्स की। अब ये प्लांट्स की क्या है, लीफ है। किसी कारण की वजह से भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर या चट्टानों में दब जाती है और दबने के बाद दोनों चट्टानों पे, जैसे इधर भी क्या है चट्टान है और उधर भी क्या है चट्टान है, तो दोनों चट्टानों के बीच में क्या हो जाती है, दब जाती है। और दबने के बाद इसमें अंदर जो लीफ के अंदर, इस टहनी के अंदर जो जीवद्रव्य हैं, जो लिक्विड पदार्थ है, उस छाप यानी उसकी वजह से, लिक्विड पदार्थ की वजह से इस लीफ की जो छाप होती है ऐसे कैसे उस चट्टान के ऊपर आ जाती है। फिर उस चट्टान के ऊपर ये छाप आ जाती है तो उससे जो छाप होती है उसको किसी प्लांट से मैच करते हैं, जो उससे छाप से क्या करता हो, मैच करता हो। तो इसलिए इसको क्या रखा गया है, फोसिल्स। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि कुछ फोसिल्स होते हैं अंबर जीवाश्म के नाम से भी जाने जाते हैं। क्योंकि अपन बात करते हैं जैसे इनमें सब में तो क्या होता है, कोई प्लांट्स का होता है, कोई एनिमल्स का होता है, लेकिन मोस्टली किसका होता है, प्लांट्स का होता है। इन फोसिल्स के आधार पर अपन प्लांट्स की बाह्य और आंतरिक संरचना होती है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स की ये लीफ है तो बाहर से अपन प्लांट्स को देखने पर पता कर सकते हैं कि इस प्रकार का जो लक्षण मिलता जुलता है, इस प्रकार की जो लीफ का अरेंजमेंट है उस प्लांट से मिलता जुलता है, तो अपन कह सकते हैं ये उसका प्लांट्स है या उसका फोसिल्स है। यानी मिलते जुलते होने चाहिए। तो अपन उस प्रकार से प्लांट से अध्ययन कर सकते हैं, या तो उसकी प्लांट्स की बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं या आंतरिक आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं।
इसी प्रकार कुछ फोसिल्स हैं अपने आप में क्या होते हैं, ये अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं अंबर जीवाश्म। नाम से देखो इसका नाम क्या है, अंबर। अंबर जीवाश्म, वे जीवाश्म जो लाखों करोड़ों साल तक जीवित रह सकते हैं उसको बोलते हैं अंबर जीवाश्म। जैसे इसमें आता है पाइनस की जो लीफ होती है, पाइनस की जो लीफ होती है उसमें क्या पदार्थ मिलता है, रेजिन मिलता है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, अभी लास्ट यूनिट पढ़ेंगे, तीसरी यूनिट पढ़ेंगे, उसमें आएगा पाइनस, साइकस और इफिड्रा। पाइनस, साइकस और इफिड्रा तीनों क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो पाइनस एकमात्र है, ये फोसिल्स के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो पाइनस की जो लीफ होती है उसमें एक रेजिन नामक एक पदार्थ होता है। उस रेजिन नामक पदार्थ की वजह से इस लीफ को अंबर जीवाश्म में रखा गया है, क्योंकि इस रेजिन की वजह से ये पाइनस की लीफ है लाखों करोड़ों साल तक रह सकती है। इसी प्रकार है पोलन ग्रेन, प्राकण। प्रागण भी क्या होते हैं, लाखों करोड़ों साल तक रह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अपन प्रागण की संरचना की बात करते हैं तो प्रागण की संरचना के ऊपर क्या होता है, एक स्पोरोपोलिन नामक एक पदार्थ होता है, जिसकी वजह से ये प्रागण क्या होते हैं, जल्दी से खराब नहीं होते हैं। जिससे अपन अंबर जीवाश्म की एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में अंबर जीवाश्म एक अपवाद है, इसलिए इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो ये इतने भी जो 8 प्रकार के हैं फोसिल्स हैं, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्लांट्स की बाह्य और आंतरिक अध्ययन करने में काम आते हैं। सब एक दूसरे की छाप रह जाती है चट्टान के ऊपर या मिट्टी के अंदर या अदर मटेरियल के ऊपर। लेकिन अंबर जीवाश्म है, ये फोसिल्स का ही प्रकार है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, अपवाद है, क्योंकि इसमें आता है पाइनस की लीफ, पाइनस की लीफ, और सेकंड एग्जाम्पल आता है इसमें पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन और पाइनस की लीफ ये क्या होती हैं, दोनों लाखों करोड़ों साल तक जीवित रह सकती हैं, क्योंकि पाइनस की जो लीफ होती हैं उसमें क्या उपस्थित होता है, रेजिन नामक एक पदार्थ उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये लीफ होती है लाखों करोड़ों साल तक जीवित रह सकती है। इसी प्रकार सेकंड अपन बात करते हैं पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है, ये गोलाकार होती है, इसकी बाह्य भित्ति होती है उसको कहते हैं एक्जाइन, बाह्य भित्ति को कहते हैं एक्जाइन, और आंतरिक भित्ति को कहते हैं इंटाइन। बाह्य भित्ति को क्या कहते हैं, आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं, इंटाइन। बाह्य को तो कहते हैं बाह्य चोल और इंटाइन को क्या कहते हैं, आंतरिक चोल। अब इस बाह्य चोल के ऊपर, यानी कहने का मतलब एक्जाइन के ऊपर एक स्पोरोपोलिन, एक स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का जमाव होता है, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन लाखों करोड़ों साल तक जीवित रहती हैं। और स्पोरोपोलिन पदार्थ है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कह सकते हैं एक तरह से कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है स्पोरोपोलिन, और स्पोरोपोलिन की वजह से ये पोलन ग्रेन लाखों करोड़ों साल तक जीवित रहती है। तो इस प्रकार ये अंबर जीवाश्म है। तो जीवाश्म के प्रकार हो गए, सब जीवाश्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अंबर जीवाश्म में ये अपवाद है, मैंने बता दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो ये फोसिल्स हैं ये छाप छोड़ जाते हैं प्लांट के ऊपर या चट्टान के ऊपर, तो इसको कैसे पहचाना जा सकता है? ऐसी कोई टेक्निक जो उनको बता सकती है कि ये पाइनस का है फोसिल्स, ये जिम्नोस्पर्म का है फोसिल्स, ये टेरिडोफाइटा का है जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है फोसिल्स के प्रकार के बाद आता है फोसिल्स को अध्ययन करने वाली टेक्निक्स, यानी फोसिल्स की जो अध्ययन करने वाली टेक्निक्स हैं कौन कौन सी हैं। ये तो डायरेक्ट अपन पहचान नहीं सकते हैं कि ये इस प्रकार का फोसिल्स है, ये इस प्रकार की छाप है तो उसमें रखा जाएगा, इस प्रकार की छाप है तो उस प्रकार के फोसिल्स में रखा जाएगा। तो फोसिल्स के अध्ययन करने के लिए बाई कितने भी फोसिल्स होते हैं उनको सबको अध्ययन करने के लिए अलग अलग टेक्निक काम में लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि कोई भी फोसिल्स है उसको पहचानने के लिए अपन काम में ले सकते हैं
तलस्त महीन परिच्छेद। ये टेक्निक काम ले सकते हैं, एक्सरे टेक्निक काम ले सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी ले सकते हैं। यानी ये टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनको अपन उपयोग में ले सकते हैं। तलस्त महीन परिच्छेद है, इसमें HCl अम्ल काम में लेते हैं। उस अम्ल से उस जीवाश्म को रगड़ा जाता है। किसको? जो चट्टान के ऊपर जो छाप मिलती है, उस छाप के ऊपर ये HCl डाल के उसको रगड़ा जाता है। अगर वो रगड़ने से रफ हो जाता है या वह साफ हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको उस प्रकार के फॉसिल्स में रखा जाता है। जो 8 प्रकार के फॉसिल्स हैं उनमें कोई से में भी रख सकते हैं, उसके साफ होने की वजह से। अगर साफ होता है तो वो अलग प्रकार में जा सकता है, अगर साफ हो जाता है तो फिर अलग प्रकार में रख सकते हैं। उसके बाद एक्सरे में है, अलग अलग प्रकार की किरणें होती हैं। तो जैसे ही अलग अलग प्रकार की किरणें डालते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कई कलरफुल हो जाती हैं किरणें, कई किरणों की वजह से कोई फॉसिल्स होता है कलरफुल हो जाता है, तो उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी है, इसमें पिगमेंट काम में लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें 4-5 टेक्निक हैं, उसके द्वारा अपन फॉसिल्स का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आपकी इसी यूनिट में एरा है, यानी अपन कह सकते हैं महाकल्प हैं। ये महाकल्प में कौन कौन से काल की कौन कौन से में उत्पत्ति हुई, जैसे मनुष्य की कौन से काल में उत्पत्ति हुई, डायनासोर कौन से काल में विलुप्त हुआ, ये काल हैं। तो इनकी क्या एक लिस्ट है। सब काल में अलग अलग, जैसे कोनिफर है, डेओनियन काल है, कार्बोनिफेरस काल है, इनमें हर जीव विलुप्त हुआ है तो उसी के साथ उसकी उत्पत्ति भी हुई है। जैसे अपन बोलते हैं मेसोजोइक काल है, उसको बोलते हैं सरीसृप काल, सीनोजोइक काल है, उसको बोलते हैं कोनिफर काल या साइकस का युग बोलते हैं। तो हर काल में किसी टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति हुई, प्लांट्स की उत्पत्ति हुई है, या किसी में अदर की उत्पत्ति हुई है। तो हर चीज़ में क्या होती है, अलग अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो कुछ फॉसिल्स होते हैं, जैसे राइनिया है। राइनिया क्या है? एक फॉसिल्स है। इस फॉसिल्स की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं, राइनिया है, एक टेरिडोफाइटा है। राइनिया क्या है? एक टेरिडोफाइटा है। अब इस टेरिडोफाइटा में होता क्या है, राइनिया के प्लांट की अपन बात करते हैं। राइनिया में क्या होते हैं, नोट और इंटरनोट देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, बीजाणुदानी होती हैं। ये बीजाणुधानी होती है। बीजाणुधानी होती है राइनिया। सबसे पहले राइनिया एक क्या है, फॉसिल्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि राइनिया क्या है, टेरिडोफाइटा है। आपके 3 है फॉसिल्स, राइनिया, विलियमसोनिया और क्लेमाइटिस और लेपिडेंड्रोन, 4 हैं। 3 तो हैं जिम्नोस्पर्म और 1 है टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर सबसे पहले राइनिया की बात कर रहे हैं। राइनिया सबसे पहले तो ये देखना है कि राइनिया जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है या टेरिडोफाइटा है। तो सबसे पहले राइनिया क्या है, टेरिडोफाइटा है। सबसे पहले इसका मेजर क्वेश्चन आता है कि राइनिया के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो राइनिया का सबसे पहले लिखना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद राइनिया कहाँ पर पाया जाता है, तो राइनिया क्या होता है, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। राइनिया की कुछ जाति होती हैं, जैसे मेजर है, ओरिगोना है, ये जातियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। उसके बाद राइनिया की संरचना क्या होती है, तो राइनिया की संरचना में जैसे प्लांट होता है उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे राइनिया का जो प्लांट होता है वो रूट, स्टेम और बीजाणुधानी में क्या होता है, डिवाइड रहता है। रूट की जगह क्या निकली हुई होती है, राइजोम निकली हुई होती है, और इसमें नोट, स्टेम होता है वो नोट और इंटरनोड में डिवाइड रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं बीजाणुधानी।
तो यहाँ पर बीजाणुधानी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। इसमें बीजाणुधानी 2 प्रकार को देखने को मिलती है, लघु और दीर्घ। लघु में बीजाणुधानी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। दीर्घ में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, और ये छोटे होते हैं इसलिए इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा। यानी अपन कह सकते हैं सम बीजाणु और विषम बीजाणु, एक ही बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु देखने को मिल सकते हैं।